खत्म कर देंगे। तो देखिए मैंने आपको उसके पहले वाले वीडियो में जो है कार्यालय हिंदी जो है हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इसके पेपर पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं, आंसर राइटिंग डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, सब कुछ डिस्कस हो चुका है। नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अपलोड कर दिया है, कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है व्यावसायिक हिंदी, ये वाला टॉपिक हमारा बचा है, और साथ साथ हमने टिप्पण प्रारूपण भी लास्ट वाले वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया था। वो भी आपने नहीं देखा तो जाकर उसको सबसे पहले देखिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे प्रतिवेदन और विज्ञप्ति का महत्व डिस्कस करेंगे, उसको लिखना कैसे है वो डिस्कस करेंगे, और बहुत ईजी से शॉर्ट से वे में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम व्यावसायिक हिंदी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा इकाई नंबर 2 जो है हम शुरू करेंगे और एक वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रतिवेदन क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। प्रतिवेदन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिपोर्ट। आपने किसी भी बारे में रिपोर्ट लिखी होगी, आपके आपके कोई भी सब्जेक्ट में आपको बोला गया होगा कि आपने यहाँ विजिट किया है, इसके बारे में रिपोर्ट लिखी है। देखिए रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि आप कोई प्रॉब्लम को देखते हो, जिसके आपको बोला गया, पता नहीं आपने किया होगा कि नहीं, कभी कोई आपने क्वेश्चनर कंडक्ट किया होगा, ठीक है, आपके लोकेलिटी में आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर रिपोर्ट बनाई होगी, उसमें आपने अपना कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा, उसका सॉल्यूशंस बताए होंगे, तो उसको हम कहते हैं रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन। तो सरकारी कामकाज के संबंध में जांच पड़ताल करने के लिए, जैसे कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको जांच करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपको सुझाव देने हैं, विस्तृत विवरण देना है, उसके लिए आपको प्रतिवेदन जो है बहुत ज़रूरी होता है। प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं। तो रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो रिपोर्ट का हमेशा हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर हम डिटेल सॉल्यूशन देने के लिए। देखिए इसमें हम सिर्फ मन से सॉल्यूशंस नहीं देते, इसमें कुछ फैक्ट्स लगाए जाते हैं, कुछ तथ्य लगाए जाते हैं, हमेशा इसमें आवश्यक होते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि आपको पता होगा ना कि बहुत सारे कमीशंस बैठती है गवर्नमेंट के अंदर, कोई पर्टिकुलर कमीशन बैठती है, जैसे कि बहुत पॉपुलर कमीशंस रह चुकी है जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करती है बहुत टाइम तक के, और फिर रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट देती है वो किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट देती है कि मैंने क्या क्या पता किया, मेरी फाइंडिंग्स क्या है, मेरा कंक्लूजन क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में एक रिपोर्ट निकालने को हम प्रतिवेदन कहते हैं, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट बात नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल लैंग्वेज में समझते हैं तो प्रतिवेदन में वे सूचना या जानकारी प्रस्तुत की जाती है तो सार्वजनिक रूप में यथा तथ्य ज्ञात नहीं होती, किंतु प्रतिवेदन प्रस्तोता एक या एक अधिक व्यक्ति, आयोग, समिति या मंडल, उससे संबद्ध व्यक्तियों या सरकार तक तथ्यों को प्रमाणित रूप में यथा तथ्य प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास करते हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अक्सर जो गवर्नमेंट कमीशंस बिठाती है तो उसकी रिपोर्ट जो आती है ना वो पब्लिक नहीं कर देती। अक्सर वो जो रिपोर्ट आती है गवर्नमेंट के पास आती है, मिनिस्ट्री के पास आती है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास आती है, या आयोग के पास आती है, ऑर्गेनाइजेशंस के पास आती है। तो वो रिपोर्ट के ऊपर वो काम करते हैं और फिर तथ्यों को प्रॉपरली जो है एग्जामाइन करते हैं, उसके बाद ही कुछ फाइंडिंग्स जो है वो निकालते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं जैसे कि रिज़र्वेशन, ये वो ऐसे कुछ बड़े-बड़े इश्यूज़ थे, तो उसमें क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन्स बैठे थे तो वो लोग रिपोर्ट देते हैं, ठीक है, आपको पता है। तो उसमें क्या कहते हैं 200-200 पेजेज़ की रिपोर्ट भी होती है, तो डिपेंड करता है कि विषय क्या है, परिस्थिति क्या है, ठीक है। तो विषय तथा परिस्थिति के गंभीरता के अनुसार, विषय तथा परिस्थिति के गंभीरता के अनुसार ये डिपेंड करता है कि क्या जो मतलब पृष्ठभूमि, मतलब आप कितने पृष्ठ यूज़ करोगे, आप कितने पेजेस यूज़ करोगे, क्या वो संक्षिप्त रहेंगे या फिर वो विस्तृत रहेंगे, यानी कि वो बिल्कुल ब्रॉड रहेंगे या फिर वो बिल्कुल शॉर्ट रहेंगे। क्योंकि अगर कोई ऐसा कमीशन है जो बैठा है पर्टिकुलरली बहुत डिटेल गंभीर मैटर है, तो उसमें हर एक चीज़ को एनालाइज करना है, बिल्कुल डिटेल तक घुसना है, तो उसमें हो सकता है बहुत बड़ी रिपोर्ट बने, ठीक है। तो मतलब क्या कहते हैं, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। और अक्सर जब कोई विशेषज्ञ मतलब कोई स्पेशलिस्ट, जैसे कि अगर कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, कोई साइंटिस्ट है, कोविड के बारे में रिपोर्ट है, कोई पर्टिकुलर सिटी के बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट है, तो किसी विशेषज्ञ के द्वारा अगर कोई रिपोर्ट प्रोड्यूस की गई है तो वो अक्सर जो है विस्तृत रूप में ही होती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ का डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ होता है। तो देखिए रिपोर्ट क्या होती है, डिटेल एनालिसिस होती है कोई प्रॉब्लम के बारे में, उसके सॉल्यूशंस वहाँ होते हैं, उसकी फाइंडिंग्स वहाँ होती है, सब कुछ वहाँ पर डिटेल में होता है, ठीक है। सभी प्रकार के प्रतिवेदनों में संबंध विषय के अन्वेषण तथा जांच का आवश्यकता अनुसार उल्लेख किया जाता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो विषय है आपको उसके बारे में कंप्लीट जांच करनी है और उसके बाद अंत में आपका निष्कर्ष आपको जो है वो प्रोड्यूस करना है, आपका कंक्लूजन आप क्या देते हो वो आप सजेशन जो है रूप में आप नीचे जो है लास्ट में लिखोगे। और ये निष्कर्ष संबंध मामले को एकदम समाप्त करने के लिए या आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्तुति के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर।
अब देखिए हर कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट निकालती है, ठीक है? जैसे कि एनुअल रिपोर्ट निकालती है, छोटी-बड़ी संस्थाएँ अपनी एनुअल रिपोर्ट निकालती है, मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ? तो ये 5 से 10 पृष्ठों की होती है, 5 से 10 पेजेज़ की। कुछ लोग जो होती है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती है, वो ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट निकालती है, ठीक है? एक-एक मतलब एक-एक बुक भर के उनकी एनुअल रिपोर्ट होती है। तो अलग-अलग डिपेंड करता है कि उसकी गंभीरता कितनी है, मामले की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिपोर्ट कितनी बड़ी होगी। देखिए, इसका महत्व समझ लेते हैं, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ देखिए क्या होता है कि जब आप कार्यालय में काम करते हो तो आपको अक्सर बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, ठीक है? वर्कर्स की रिपोर्ट सबमिट करिए, लास्ट मंथ में क्या काम हुआ था उसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए, सेल्स रिपोर्ट सबमिट कीजिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो उसका हम इम्पोर्टेंस समझते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट महत्व पे महत्व दिया गया है, मतलब प्रतिवेदन और विज्ञप्ति का महत्व आपको दिया गया है, तो महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो हम देख लेते हैं प्रतिवेदन का क्या महत्व है। तो कार्यालय हिंदी में प्रतिवेदन का बहुत महत्व है। इसमें किसी भी विभाग के कार्यक्रम की रिपोर्ट, निष्कर्ष देने के लिए प्रतिवेदन लिखना पड़ता है, ठीक है? तो आपको मतलब कोई कार्यक्रम भी हुआ, ठीक है? तो उसकी रिपोर्ट पब्लिश करिए। तो हर एक चीज़ की रिपोर्ट आपको जो है पब्लिश करनी होती है, इसलिए आपको बहुत काम आता है, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो। और अक्सर जो है प्रतिवेदन का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया ही जाता है, ठीक है? यह एक पार्ट होता है, ठीक है? इसे हम रिपोर्ट या अथवा रिपोर्टिंग शब्दों के पर्याय से भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हम प्रतिवेदन नहीं कहते हैं, हम उसे रिपोर्ट कहते हैं कि रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है। और जो साल भर जितना भी कार्यालय में, संस्थानों में, संगठनों में या कंपनियों में या मंत्रालयों में या फिर विभागों में जो भी कार्य हुआ है, उन सबको जो है एक साथ लेखा-जोखा किया जाता है और उसे हम वार्षिक रिपोर्ट कहते हैं, यानी कि एनुअल रिपोर्ट हम उसे कहते हैं, ठीक है? तो एनुअल रिपोर्ट हम उसे कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इन कार्यालयों में अनेक समितियाँ नियुक्त होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अलग-अलग तरीके की जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं हर कंपनी के अंदर और उनकी नियमित बैठक होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कितना ज़्यादा डेलिब्रेशन हुआ, ये रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट आई, बाद में कोई अमेंडमेंट करना होता है तो कितनी रिपोर्ट्स आती है, ठीक है? मंडल कमीशन बैठा था, उसके बाद अलग-अलग रिपोर्ट्स आती रहती है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। तो वो चीज़ के बारे में वैसे ही कंपनियों में भी जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिपोर्ट्स चलती रहती है, जो एक साथ सब लोग बैठकर जो है एक रिपोर्ट को तैयार करते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया किसी महत्वपूर्ण घटना के तथ्यों की छानबीन के लिए सरकार द्वारा उच्च अधिकार प्राप्त समितियां तथा आयोग स्थापित किए जाते हैं। ये समितियां और आयोग वांछित छानबीन करके उसका तथ्यशोधक प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करते हैं। तो सरकार ये सब काम करने नहीं जाती, कभी भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर कोई साइंस के बारे में कुछ रिपोर्ट निकालनी है तो कोविड-19 की कुछ साइंटिस्ट को बिठा देंगे, उनसे रिपोर्ट निकलवाएंगे, ठीक है? अलग-अलग जगह के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बुलाएँगे, उनका क्या कहते हैं रिपोर्ट माँग लेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट दो। तो बेसिकली यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि सरकार खुद काम नहीं करने नहीं जाती है ग्राउंड लेवल पे, वो रिपोर्ट माँगती है। वो जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे वो एक्ट करती है, ठीक है? तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि सारी छानबीन जो है वो कौन करते हैं? विशेषज्ञ करते हैं, यानी कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो करते हैं। कभी-कभी अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी राष्ट्रीय मामलों के संबंध में सरकार स्वयं जनता की जानकारी हेतु श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर के रूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, ठीक है? तो कभी-कभी जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्योंकि नेशनल मैटर भी बहुत सारे होते हैं, आपको पता होगा, उसमें रिपोर्ट पब्लिश होती है पहले, उसके बाद हर चीज़ होती है, जिसमें घटनाओं और मामलों की यथा तथ्य स्थिति दर्शाई जाती है। इस प्रकार सरकारी कार्यप्रणाली के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में प्रतिवेदन का प्रयोग किया जाता है। देखिए कोई इंपॉर्टेंट मैटर है तो फिर गवर्नमेंट जो है क्या कहते हैं मतलब पब्लिक में भी ये जारी कर देती है। कहा जा सकता है कि सरकारी कामकाज के संबंध में जांच तथा निवेचन और साथ-साथ सुझाव आदि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना प्रतिवेदन है, ठीक है? तो क्या है सरकारी कामकाज के संबंध में पहले जांच करना है, फिर आपको पूरी तरीके से उसका सुझाव देना है, यही जो है इसका विस्तृत विवरण करना है, यही क्या है आपका प्रतिवेदन होता है। और इसी में क्या होता है कि इसी के अतिरिक्त मामले की छानबीन के पश्चात तथ्यों का ब्यौरा देना, गंभीर मामले और घटनाओं के बारे में सही जानकारी प्रस्तुत करना, समितियों की बैठक के लिए लिए गए निर्णयों के कार्यव्रत के रूप में देना और सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की कार्यप्रणाली विचार विमर्श तथा तथ्यों की खोजबीन करके निष्कर्ष को प्रस्तुत करना। तो बहुत सारे इसके काम होते हैं प्रतिवेदन लेखन के, ठीक है?
प्रतिवेदन लेखन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं तो प्रतिवेदन लेखन के जितने भी, अच्छा मैं इससे पहले एक बात बता दूं आपको कि इसके सारे पीडीएफ्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे, नोट्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर ज्वाइन करिए। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर जो है इसका जो लास्ट वाला पार्ट है इसका वीडियो अपलोडेड है, और जो है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रतिवेदन लेखन में मैंने आपको अभी बताया कि समिति या फिर आयोग का गठन सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है, किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसा नहीं होता है कि अब बस पब्लिश कर दी गई, जैसे नेहरू रिपोर्ट आई थी। मतलब कोई भी एक रिपोर्ट जो है पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके उसका फाइनल कंक्लूजन देने के लिए होती है। आयोग या समिति ने संबंधित मामले को लेकर किस किस तथ्य की जानकारी या खोजबीन की है, ठीक है, उसको भी आप देखते हो। ठीक है, तथ्य खोजने के लिए किन किन व्यक्तियों से साक्ष्य लिया है, मतलब टेस्टिमोनियल किसका लिया है, इंटरव्यू किसका लिया है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। मतलब रिपोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वो बिल्कुल सच होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसमें थोड़ा सा भी अगर मिलावट है तो उसके बेसिस पे बहुत सारे डिसीजन गलत हो सकते हैं। तथ्य खोजने के लिए साक्ष्य तो हो गया। समिति या आयोग की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, कोई मुद्दा ऐसा तो नहीं जो रह गया। निष्कर्ष के रूप में कौन कौन सी सिफारिशें प्रस्तुत की गई है, ठीक है, ये सब कुछ जो है इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः सभी सदस्य प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करते हैं, मतलब हम जो है इसमें प्रेजेंट रहे हैं, हमने जो है इस पे काम किया है, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये जो है क्या कहते हैं अक्सर जो है इस पे काम किया जाता है कि सारे जो है क्या कहते हैं जितने भी हमारे जो काम करते हैं उस पर्टिकुलर रिपोर्ट पे उस पे हस्ताक्षर करते हैं। प्रारूप की बात कर लेते हैं, यानी फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। प्रतिवेदन जो है हम देखते हैं सामान्य ढांचे की तरह ही प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर शीर्षक यानी सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल यानी हेडिंग की किस बारे में आपको जो है रिपोर्ट दी जा रही है, आपको जो टॉपिक एग्जाम में आएगा वही का वही टॉपिक आपको लिख लेना है, ठीक है। प्रस्तावना, प्रस्तावना यानी कि आपको सजेस्ट करना है। तो देखिए प्रस्तावना में मतलब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, जैसे कि प्रीफेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हम देखते हैं प्रीएम्बल होता है, तो वैसे ही प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन आप कह सकते हो, प्रीफेस कह सकते हो। विषय सूची आपको बहुत अच्छे से पता है, इंडेक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देना ही है। उद्देश्य पूर्ति का संक्षिप्त विवरण, मतलब आप किस टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका आपको क्या कहते हैं एक संक्षिप्त विवरण देना है। जैसे कि आप सब्जेक्ट का एनालिसिस देते हो ना, तो वैसे ही आपको क्या देना है, एक प्रॉपर जो है क्या कहते ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दे रहा है, मतलब किस तरीके से आपको ये बताना है कि किस टॉपिक पे आप जो है रिसर्च करने वाले हो। विषय विश्लेषण आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक का एनालिसिस करना है कंप्लीटली लास्ट तक के पूरा, आपको जो है इसमें टॉपिक एनालिसिस आएगा। और उसके बाद फिर आपको साक्षात्कार एवं सामग्रिक संकलन का विश्लेषण आएगा। मतलब साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, और सामग्री आकलन मतलब आपने क्या क्या रिसोर्सेज को रेफर किया है, क्या क्या आपने चीज़ें पढ़ी है इस चीज़ के लिए, क्या क्या आपने जो है क्या कहते हैं मतलब चीज़ों को रेफर करके ये रिपोर्ट बनाई है, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। प्रमुख तथ्यों का उद्घाटन, मतलब आपको क्या क्या फाइंडिंग्स आई है आपकी, ठीक है, वो आपको लिखना है। मुख्य सिफारिशें, मतलब आप क्या फाइनल जो है रिक्वेस्ट करना चाहते हो, फाइनल जो है आपकी क्या फाइंडिंग्स है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या सजेशन देना चाहते हो। तालिकाएं और परिशिष्ट, तालिकाएँ और परिशिष्ट मतलब आपका टेबल और अपेंडाइसेस, मतलब आपने कहाँ कहाँ पर कौन से टेबल्स का यूज़ किया है, कहाँ कहाँ से यूज़ किया है, टेबल और अपेंडाइसेस बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में संदर्भ सूची यानी रेफरेंस लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेफरेंस लिस्ट मतलब मैंने आपको पहले बताया कि आपने कहाँ कहाँ से जो है चीज़ों को पता किया है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी विशेषताएँ पढ़ लेते हैं। प्रतिवेदन का स्वरूप आवेदन आदि से एकदम भिन्न होता है, ठीक है? बहुत डिफरेंट है, आपको लगा ही होगा। इसमें आप जो है रेफरेंसेस डाल रहे हो, अपेंडाइसेस डाल रहे हो, इंटरव्यूज़ डाल रहे हो, क्वेश्चनायर डाल सकते हो, आपकी फाइंडिंग्स डाल सकते हो, सजेशन डाल सकते हो, ये बहुत डिफरेंट है, ठीक है? आपका टाइटल डाल रहे हो, मतलब इसमें क्या होता है कि आपका मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस लगता है, तो ये बहुत डिफरेंट होता है। और इसमें घटना, जानकारी, किसी निरीक्षण या सर्वेक्षण आदि का जो है आपको डिटेल जो है वर्णन करना होता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रतिवेदन में उद्देश्य के अनुरूप साक्षात्कार, सर्वेक्षण तथा अनुसंधान आदि के माध्यम से संबंध जानकारी एकत्रित कर उसका सटीक विश्लेषण किया जाता है। सिंपल भाषा में समझाया जाए तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो आपका उद्देश्य था, जो आपका ऑब्जेक्टिव था कि आपको क्या चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है, उसके लिए आपने जो है रिसर्च की, आपने सर्वेक्षण किया, आपने जो है क्या कहते हैं अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद जो है आपने फाइनली जो है एक तरीके का सटीक जो है आपने क्या निकाला, बिल्कुल कॉन्क्लूजन निकाला, और उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। प्रतिवेदन की भाषा कैसी होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, एकार्थी होना चाहिए, ठीक है। अलंकारिक और मुहावरे बिल्कुल भी नहीं प्रयोग में लाए जाते,
ठीक है। प्रतिवेदन विषय के अनुरूप एवं उद्देश्य की पूर्ति करने वाला डॉक्यूमेंट होता है। मतलब आपको जिस बारे में बनाने के लिए कहा गया है उस बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर रिपोर्ट से मिलनी चाहिए। संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ साथ गंभीरता का भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है। गंभीरता भी ऐसे कि नहीं से आपने ऊपर ऊपर से लिख दिया, ऐसा नहीं है। डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। सिर्फ केवल जानकारी समस्या नहीं लिखना है, बल्कि इसमें आपका जो है जो समस्याओं के बाद आपने जो कंक्लूजन निकाला है, जो सॉल्यूशंस निकाले हैं, वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप ऐसा करोगे समस्या लिख दोगे, घटना लिख दोगे तो ऐसा नहीं होता है। आपको इसमें समस्या का समाधान और उपाय भी प्रस्तुत करना होता है, अनिवार्य है। हर चीज़ का एक क्रमबद्ध रूप में, बिल्कुल कंसिस्टेंट रूप में, एक बिल्कुल मेथोडोलॉजी के साथ जो है प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल प्रॉपर वे में, ठीक है। और विषय के मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है क्या कहते हैं, तो संक्षिप्त हो सकता है, विस्तृत हो सकता है, विषय की गंभीरता पर डिपेंड करता है कि वो कैसे होगा। और सभी प्रकार के प्रतिवेदनों में संबंध विषय के अन्वेषण तथा जांच का आवश्यकता अनुसार सांकेतिक या विस्तृत विवरण दिया जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। साक्ष्य जो आप जिसको यूज़ कर रहे हो उसको भी बताया जाता है कि वो कौन है। साक्ष्य मतलब आपने किस किस का इंटरव्यू लिया है, कौन कौन जो है क्या कहते हैं आपको जो है इंटरव्यू दे चुका है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आती है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम प्रतिवेदन का, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। ये तो आपको मतलब बेसिक्स है, क्योंकि आपको इतना बड़ा प्रतिवेदन नहीं आएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से छोटू सा आएगा बिल्कुल, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा लिखने के लिए। तो आपको थोड़ा बहुत महाविद्यालय है ऐसा वैसा तो देख लीजिए। महाविद्यालय में परीक्षा में नकल रोकने हेतु आपको जो है एक तरीके का प्रतिवेदन लिखना है। मतलब आपने देखा कि महाविद्यालय में जो है क्या यूज़ हो रहा है, आपने देखा कि बहुत सारे लोग चीटिंग कर रहे हैं, तो आपने ये ऊपर प्रतिवेदन मतलब ऊपर आपने लिखा। यहाँ पर आपने किसको संबोधित किया, आपने जो है प्रधानाचार्य को संबोधित किया, साथ में विद्यालय का नाम लिखा, और आपने जो है क्या कहते हैं ये लिखा कि सॉरी, एड्रेस लिखा। तो फिर आपको लिखना है उनको एड्रेस करके, महोदय आपके आदेश अनुसार, मतलब आपको उन्होंने कहा होगा तभी आपने किया, ठीक है। मैं आपको हमेशा याद रखना है, रिपोर्ट आप खुद ब खुद नहीं बना के दे देते हो। आपको कोई आयुक्त, मतलब कोई भी आपको जो है क्या कहते हैं मतलब बिठाता है कि आपको ये काम करना है, तो आपके आदेश अनुसार मैंने पिछले कुछ वर्षों में परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति के विस्तार से छानबीन की है। मतलब आपने जो है बिल्कुल छानबीन की है, क्योंकि आपको जो है क्या कहते कहा गया था, इसलिए आपने अनेक विद्यार्थी अध्यापकों और कर्मचारियों से बात की हो, तथा पिछले वर्षों में आपने ये पता किया है कि किस तरीके से विद्यार्थी जो है उन्होंने जो है चीटिंग की, आपने उसके बारे में जो है पता किया है, और फिर आप उसके कुछ जो है सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आपने फिर उसमें क्या लिखा, कारण लिखा, ठीक है। कारण आपने क्या लिखा कि कुछ वर्षों से मतलब विद्यालय में अनुशासन मतलब डिसिप्लिन नहीं रह रहा है, विद्यार्थी इस विद्यालय के प्रशासन की अक्षमता मानकर नकल जैसी चीज़ों को कर रहे हैं। मतलब आपको जो है कारण बताना है, ठीक है। तो आपका पहला कारण क्या है, दूसरा कारण क्या है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कारण आपने बताए, अच्छा खासे कारण बता दिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ा हुआ लिखा हुआ है, इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लेना, मैं वैसे तो अपलोड कर दूंगी ये मटेरियल। फिर आपने उपाय बताए, तो पढ़ाई के दिनों में कॉलेज में अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से अनुशासन समिति को अधिक सतर्क रहने के लिए कहा जाए, तथा अनुशासन भंग करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था की जाए। मतलब कौन सी बात है कि जो डिसिप्लिन कमेटी है उसको थोड़ा सा आप कहिए कि अच्छे से काम करिए, और साथ साथ जो है आप कुछ पनिशमेंट बनाइए कि अगर किसी ने अनुशासन को तोड़ा तो उसके लिए आप जो है बनाइए, ठीक है। तो वो मतलब उपाय जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है, ताकि बच्चे जो है चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित ही ना हो, क्योंकि आप जब स्टडीज़ करवा रहे हो तभी आप डिसिप्लिन रखो, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो है चीटिंग मतलब नहीं होगी, ठीक है। और ये सब जो है उपाय आपने दे दिया, और फिर यहाँ पर जो है आपने अपना जो है यहाँ पर लिख दिया भवदीय क ख ग सचिव अध्यापक परिषद, ठीक है। ये आपने लिख दिया, दिनांक लिख दिया। तो इस तरीके की आपकी रिपोर्ट बन जाती है, ठीक है। तो बहुत ईजी सी है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। तो अब हम समझ लेते हैं प्रेस विज्ञप्ति के बारे में। तो देखिए, विज्ञप्ति हो या प्रेस विज्ञप्ति हो, विज्ञप्ति का मतलब होता है रिलीज, या फिर कोई भी तरीके का आप जैसे कि सर्कुलर रिलीज करते हो। सीबीएसई आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, कोई भी आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी सर्कुलर रिलीज करते रहती है, प्रेस रिलीज करते रहती है, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाते रहती है, ठीक है। तो नोटिस थोड़ा अलग हो जाता है। प्रेस विज्ञप्ति में आप देख सकते हो कि किस तरीके से कोई भी तरीके का निर्देश या फिर कोई प्रस्तावना दी जाती है, ठीक है। तो प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस रिलीज, तो वो चीज़ के बारे में समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो है वो होती है। अब हम बात करेंगे सरकारी सरकारी कार्य प्रणाली में प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट की आवश्यक भूमिका रहती है। ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको निर्णय लेना है, अगर कोई निर्णय आपने लिया है या आदेश देना है, ठीक है,
जो कलेक्टर होता है अक्सर क्या करते हैं, प्रेस रिलीज़ करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट में ये करना है, मास्क लगाना सबके लिए अनिवार्य है, ऐसा कुछ भी मतलब इश्यू करते हैं, ठीक है। तो प्रेस विज्ञप्ति जो है उसी चीज़ के लिए जो है होती है, जैसे कि प्रेस रिलीज़ होता है, सीयूईटी का इंट्रोडक्शन, दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूईटी इंट्रोड्यूस मतलब जो है एक्सेप्ट कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ों में क्या कहते हैं, प्रेस रिलीज़ का जो है यूज़ होता है। तो प्रेस विज्ञप्ति मतलब क्या चीज़ के लिए यूज़ होती है, निर्णयों, आदेशों, प्रस्तावना तथा नीतियों आदियों को सार्वजनिक तौर पर प्रचारित एवं प्रसारित करने के उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। आपको क्लियर है? मतलब किसी भी चीज़ को सार्वजनिक तौर पर आपको प्रचारित करना है। अब सार्वजनिक तौर पे करना है तो बहुत कंसाइज़, बहुत संक्षिप्त रहना पड़ेगा और इसका मतलब ये है कि बहुत शॉर्ट में आपको अपना मैसेज देना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये हो जाएगी कि आपको जो है अपना मैसेज जब आप दोगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये हो जाएगी कि वहाँ पर जो है आप पब्लिक को एड्रेस कर रहे हो, ठीक है? आप किसी पर्सन को एड्रेस नहीं कर रहे हो। तो पब्लिक को एड्रेस कर रहे हो और आप कौन एड्रेस कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, हम आगे फॉर्मेट में समझ लेंगे। इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो भी हम समझ लेंगे। अभी हम समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो सरकार या किसी संस्थान द्वारा अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम की सूचना, अगर समझ लीजिए कोई गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज करा कि हमारा ये फंक्शन होने वाला है, उसमें आप अटेंड कर सकते हो, तो वो प्रेस रिलीज होता है, ठीक है। तो कोई भी आपका कोई फंक्शन है, किसी कंपनी का कोई उद्घाटन है, प्रेस रिलीज हो रहा है कि ये कंपनी का उद्घाटन है, ये मॉल ओपन हो रहा है, तो हर चीज़ में प्रेस रिलीज किया जाता है। कभी आप न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो आपको समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर में समय समय पर आपको क्या देखने को मिलता है कि सरकार की ओर से प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट आपको दिखते हैं, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट दोनों का एक ही उद्देश्य होता है, लेकिन इसमें छोटा सा अंतर है, ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट में। प्रेस विज्ञप्ति अधिक औपचारिक होती है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल होती है, संवेदनशील होती है, अर्थात इसमें ज़रा सा शब्द परिवर्तन से ही अर्थ का अनर्थ होने की आशंका रहती है, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति का संपादक कोई काट छाट या संशोधन परिवर्तन के यथावत प्रकाशित करने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। तो बेसिकली प्रेस विज्ञप्ति की अपेक्षा में मतलब प्रेस में आप कोई भी चीज़ मतलब प्रेस में आप कोई चीज़ रिलीज कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि अनफॉर्मली करोगे, इनफॉर्मली करोगे, ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे कि भाई हाँ ऐसा वैसा, नहीं, बहुत फॉर्मली करोगे। बट प्रेस नोट थोड़ा सा एज कम्पेयर टू जो होती है एज कम्पेयर टू प्रेस विज्ञप्ति थोड़ा सा कम औपचारिक होती है, ठीक है। तो अक्सर आप पेपर उठा के देख लोगे तो आपको प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट का दोनों का एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोनों का उद्देश्य यही होता है कि जो सामान्य पब्लिक है ना, जनरल पब्लिक को जो है अवेयर करवाना, नोटिस देना, उनको जो है प्रेस रिलीज, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। हाँ, जैसे कि अगर आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के लिए एक डेट लिख दी जाती है कि इस दिन रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो प्रेस विज्ञप्ति के आलेख के प्रकाशन में तिथि लिख दी जाती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब अक्सर क्या होता है, प्रेस मतलब जो प्रेस रिलीज होता है वो पहले ही लिख दिया जाता है, बट बताया जाता है कौन से डेट को ये बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही होता है और परीक्षा परिणाम आदि का प्रकाशन प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ही होता है। मतलब कभी भी अगर आपने देखा होगा रिजल्ट आने वाला रहता है तो प्रेस रिलीज आता है कि आज रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा, इस तरीके से जो आता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति का ही इसमें हमें यूज़ करते हैं। अक्सर जो प्रेस विज्ञप्ति होती है, प्रेस नोट दोनों भी जो है क्या होती है, डायरेक्टली जो प्रधान सूचना अधिकारी, ऑफ कोर्स ही बात है, जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है प्रेस मतलब पीआईबी आपको पता है, मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इफ आई एम करेक्ट। तो न्यू दिल्ली के अंदर इसको जो है इस तरीके से दी जाती है कि मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है कि आपका जो बड़ी बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन रिलीज करेंगे, ठीक है। वो क्या कहते हैं जो इंडस्ट्रीज है, न्यूज़ इंडस्ट्रीज है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो ही रिलीज करेंगे, ठीक है, ताकि वो एक निर्धारित समय पर उसको प्रकाशित कर सके। और जिस मंत्रालय से इसे जारी किया जाता है उसका नाम, हस्ताक्षर पेपर की बाई ओर लिखा जाता है। आपने देखा ही होगा मंत्रालय के नाम के नीचे स्थान तथा दिनांक भी लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए प्रेस विज्ञप्ति का नमूना। तो अब यहाँ पर जो है 20/8/2022 की शाम 5 बजे से पूर्व प्रकाशित या प्रसारित ना किया जाए, ठीक है। तो मतलब आप डेट दे देते हो अल्टीमेटम। देखिए डिमोनेटाइजेशन आया तो अल्टीमेटली सब लोगों ने रात में 9 बजे ऐसा मतलब बताया। तो कहने का मतलब ये है कि एक बता दिया जाता है कि इतने बजे जो है इसको मतलब प्रसारित करना है या प्रकाशित करना है, इससे पहले ना किया जाए। देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको बताया ना कि अगर गवर्नमेंट की रिलीज हो जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रेस विज्ञप्ति, तो मतलब प्रेस रिलीज ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद विषय, विवाह की आयु, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट का कोई बिल पास होता
सकता है कि विवाह की आयु बढ़ाई जाए। तो विवाह की आयु की सीमा बढ़ाने के संबंध में परिवार नियोजन विभाग की ओर से 1 वर्ष पूर्व कुछ सुझाव मिले थे। सरकार ने सभी सुझावों पर गहराई तथा विस्तार से विचार किया और ये निश्चित किया गया कि विवाह की आयु को बढ़ाकर लड़कों के लिए कम से कम 25 वर्ष तथा लड़कियों के लिए कम से कम 21 वर्ष कर दी जाए। तो ये एक तरीके का आपका जो है क्या कहते हैं विषय आपने जो है लिख लिया। मुख्य सूचना अधिकारी समाचार पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली को ये विज्ञप्ति विस्तृत प्रचार तथा प्रसार हेतु प्रकाश नार्थ प्रेषित, मतलब इस तरीके से जो है आपको लिख देना है। उसके बाद आपने जो है नीचे होम मिनिस्ट्री ने जो है इसको इशू किया है, तो आपने गृह मंत्रालय आपका नाम और आपने नई दिल्ली लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपका एड्रेस उसके डेट भी आपने यहाँ पर लिख दी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो प्रेस विज्ञप्ति का। तो प्रेस विज्ञप्ति का एग्जाम्पल में आपने बता दिया कि इसमें फिर आपने वही बता दिया कि 23 में 9 बजे से पहले ही प्रकाशित ना किया जाए। ऊपर आपको प्रेस रिलीज लिखना है, फिर आपको नीचे मतलब ऊपर आपको प्रेस रिलीज लिखना है, उसके बाद ही आपको नीचे जो है जो सारी चीज़ें लिखनी है। नीचे आपको क्या लिखना है, विषय। विषय में आपको लिखोगे भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक संबंध। ठीक है, तो आपको मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि आज के अभी के टाइम में यूक्रेन और रशिया में वॉर हुआ तो प्रेस रिलीज आया कि मतलब क्या कहते हैं वहाँ से जो है स्टूडेंट्स को बुला लिया जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्रेस रिलीज होते हैं। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर कुछ लिखा, फिर नीचे आपने जो है क्या किया, यहाँ पर नीचे आपने फिर से जो है मंत्रालय लिख दिया। अगर आपको पेपर में मंत्रालय दिखा दिया हुआ है वहाँ से लिख सकते हो, नहीं दिया हुआ है तो आप खुद से लिख सकते हो, वरना ABC मंत्रालय लिख दीजिए। ठीक है, RK दहिया न्यू दिल्ली, और नीचे जो है क्या कहते हैं आपने डेट डाल दी। रक्षा मंत्रालय, देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अगर समझ लीजिए, अगर आपको बोला जा रहा है कि कोई फॉरेन रिलेटेड मैटर है तो फॉरेन मिनिस्ट्री आएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री आएगा। कोई घर का मैटर है मतलब इंडिया का मैटर है तो होम मिनिस्ट्री लिख दीजिए। तो आपको थोड़ा सा दिमाग अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा। फिर एक और एग्जाम्पल है, तो बहुत एग्जाम्पल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप अभी तक कि आपने जो है इसको समझ लिया होगा कि कैसे आपको लिखना है। इसके थोड़े और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रचना के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो आरंभ में हमेशा आपको प्रकाशन का नियत समय देना है। ठीक है, आरंभ में हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट कि कहाँ पर आपको कितने बजे कब चाहिए वो देना है। निश्चित तिथि के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन निषिद्ध है, बाद में किया जा सकता है। मतलब अगर 9 बजे के बाद, 9 बजे से पहले मना किया गया है, उससे पहले नहीं कर सकते। 9 बजे के बाद कभी भी करो, चाहे 10 बजे करो, 12 बजे करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति के आलेखन का सार रूप एक शीर्षक में दिया जाता है जो उसका मूल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, विवाह की आयु बढ़ाने हेतु, या फिर मतलब क्या कहते हैं इंडिया और US के रिलेशनशिप के बारे में बताया जा रहा है। तो कोई भी एक टॉपिक जो होता है विषय के रूप में ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, वो एक पूरा का पूरा जो होता है ना सार होता है। उस वो जो शीर्षक होता है वो पूरा का पूरा जो है आपने जितना भी लिखा है उसका एक सार होता है, उसका एक पूरा कंक्लूजन होता है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो प्रेस विज्ञप्ति में आने चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो है अंत में मुख्य सूचना अधिकारी को प्रचारित करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि आपको जो है आदेश भी देना पड़ेगा कि जो आप जिस ऑफिसर को संबोधित कर रहे हो कि इसको जो है आपको प्रकाशित करना है। ठीक है, इस प्रकार प्रेस विज्ञप्ति मुख्य सूचना अधिकारी के विभिन्न समाचार पत्रों में जारी करता है। ठीक है, तो ये आपको, आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, अब यहाँ पर तक आपने ये लिखा, उसके बाद पैराग्राफ चेंज किया, आपने लिखा मुख्य सूचना अधिकारी समाचार पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली को ये विज्ञप्ति विस्तृत प्रचार तथा प्रसार हेतु प्रकाश नार्थ प्रेषित। ये लाइन आप याद कर लीजिए, ऐसी कैसी लिख कर आ जाना। ठीक है, कोई भी मतलब आपका पत्र है, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये पत्र है, लास्ट में ये लिखना है मुख्य सूचना अधिकारी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो नई दिल्ली के पास विज्ञप्ति जारी करने तथा इस विस्तृत रूप से प्रचारित करने के लिए प्रेषित। सिंपल सी लैंग्वेज है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो नई दिल्ली के पास विज्ञप्ति जारी करने तथा इसे विस्तृत रूप से प्रचारित करने के लिए प्रेषित। मतलब आपने ये क्यों भेजी है कि आप इसको प्रेषित मतलब आप इसको जो है क्या कहते हैं प्रसार कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, ये आपने इसको परमिशन दे दी है। ठीक है, ये आपने नीचे आपका डेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, यहाँ पर जो है आप मतलब आप मिनिस्टर हो, आपने आपको मिनिस्टर समझिए, आपने जो है किसको दे दिया, प्रेस वालों को दे दिया कि आप इसको प्रचार कर देना, लेकिन इतने बजे से पहले मत करना। ठीक है, तो हर एक में आपको जो है नीचे जो है ये लाइन लिखनी ही है, और ऊपर मतलब बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई इतना डिफिकल्ट सा फॉर्मेट इसमें है नहीं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। महत्व तो हम समझ ही चुके हैं, क्योंकि जब हम उसके बारे में पढ़ रहे थे प्रेस विज्ञप्ति के बारे में, तभी हमने जो है उसका महत्व भी समझ लिया था। क्योंकि देखिए प्रेस विज्ञप्ति का बहुत महत्व होता है।
प्रेस रिलीज के अलावा अगर आपको विज्ञप्ति आता है, मतलब सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति नहीं आता है, सिर्फ विज्ञप्ति आता है, तो आप क्या लिखोगे कि विज्ञप्ति लिखित संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका उपयोग सरकारी गैर सरकारी संस्थान द्वारा यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? निर्णय, घोषणा, निर्देश, योजना, हर चीज को, संबंधित सूचनाओं को जो है मतलब क्या कहते हैं, संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, आम जनता तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विज्ञप्ति अखबार आदि में छपी जाती है। ऑफ कोर्स ही बात है, सारी विज्ञप्ति जो है मोस्टली अखबार में होती है, कहीं कहीं पर नोट अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ वहाँ नोटिस बोर्ड में भी लग जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता या संबंधितों तक जानकारी पहुँचाना होता है। विज्ञप्ति का प्रारूप, मतलब अगर आपको विज्ञप्ति लिखने के लिए आया तो आप इस तरीके से लिखोगे, क्योंकि आपको विज्ञप्ति लिखने के लिए आ रहा है, मतलब समझ रहे हो आप। आपने प्रेस रिलीज में किसको संबोधित किया? आपने जो है मतलब किसको संबोधित किया? वैसे आपने संबोधित तो नहीं किया, लेकिन आपने किसको भेजा? आपने डायरेक्टली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को भेजा। अगर आपको अब खुद आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जगह पर हो, ठीक है, और आपको अब क्या कहते हैं उसका विज्ञप्ति का फॉर्मेट बना के पब्लिश करना है, तो आप कैसे करोगे? आप यहाँ पर पहले तो कार्यालय का नाम दोगे। ठीक है, कार्यालय का नाम दोगे, यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सरकार, भारत सरकार, उसका पता। ठीक है, फिर यहाँ पर आप क्रमांक दोगे, यानी पेज पेज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने हिसाब से कुछ भी डाल देना। स्थान नई दिल्ली, दिनांक आज की तारीख, शीर्षक विज्ञप्ति। ठीक है, शीर्षक में से विज्ञप्ति आएगा। मुख्य विषय जो मैंने आपको भी बताया कि पूरे विवाह की आयु बढ़ाने हेतु, मतलब क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर सिर्फ एक लाइन का आपको सार लिखना है। ठीक है, नाम, यहाँ पर आपको नाम लिखना है जिसने जिसने विज्ञप्ति जारी किया। आपने तो जारी नहीं की, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ब्यूरो से हो, लेकिन आपको जो है आपने क्या किया, जिसने जारी की है, जो अधिकारी है जो जारी कर सकता है, यानी कि जो ऑफिसर है, जो मिनिस्टर है वो, और उसका आपने क्या लिखा लिखा नीचे जो है आपने उसके जो है डेजिग्नेशन भी आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए मैं आपको बता दूं, एक बार फिर वापस चलते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था कार्यालय हिंदी हो गया है, टिप्पण प्रारूपण कर लिया था, प्रतिवेदन विज्ञप्ति अभी कर लिया, और व्यावसायिक हिंदी जो है अभी हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला टॉपिक, ये जो वीडियो में हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था, आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको ज़रूर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। और साथ साथ जो है ये प्रतिवेदन और विज्ञप्ति तो डिस्कस हो चुका है, फर्स्ट वीडियो में कार्यालय हिंदी डिस्कस हो चुका था, वो भी आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। अब यहाँ पर जो है व्यावसायिक हिंदी की बात हो रही है तो वो पढ़ लेते हैं। व्यावसायिक हिंदी आपको बहुत अच्छे से पता है, बिजनेस बिजनेस हिंदी की बात हो रही है, तो बिजनेस मतलब व्यवसाय मतलब होता है बिजनेस, जिसका मतलब होता है काम धंधा व्यापार वगैरह। तो ऑफ कोर्स ही बात है। तो हम देखते हैं कि व्यवसाय का मतलब क्या होता है। व्यवसाय में हम क्या करते हैं, हम बिजनेस से हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये सब चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम जो है ऑफ कोर्स ही बात है, एक व्यवहार मेंटेन करते हैं। व्यवहार मेंटेन करते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस जो है दूसरी बिजनेस कंपनी के साथ हमेशा एक व्यवहार मेंटेन करता है। ठीक है, ये कार्य या सेवा व्यापार नियमित रूप से चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि मानव अपने जीवन पान से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न वस्तुओं का क्रय और विक्रय करता है। ठीक है, डेफिनेट सी बात है कि हर इंसान अपना जो है क्या कहते हैं चीज़ों को बेचता है, जो भी करता है, बट आपसी में रिलेशनशिप बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बिजनेस करते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि हमेशा आप जो है क्या कहते हैं एक जो है व्यावहारिकता बना के रखो, और व्यावहारिकता बनाने के लिए जो है हिंदी लैंग्वेज का जो है यूज़ किया जा रहा है। तो इसलिए जो है हम आज जो है व्यावसायिक हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो व्यावसायिक हिंदी के अंदर आप क्या क्या यूज़ करोगे? व्यावसायिक पत्र का यूज़ करोगे। तो व्यावसायिक पत्र यानी कंपनी या संस्थान के लेटर हेड पर लिखा जाता है। मैं आपको पहले से ही बता रही थी हमेशा से कि लेटर हेड लेटर हेड लेटर हेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ इस तरीके का लेटर हेड होता है, देखिए। ठीक है, ये एक लेटर है आपका, यहाँ पर ऊपर जो है ना इस तरीके का होता है, यहाँ एक्स वाई जेड आपकी जो कंपनी है उसका नाम होता है, यहाँ जो है ना छोटा छोटा आपका एड्रेस होता है। ठीक है, आप जो है क्या कहते हैं यहाँ पर पत्र क्रमांक होता है जो यूनिक होता है, बिल्कुल यूनिक होता है, मतलब ये पेपर पे है, इसके अलावा दूसरे कोई पेपर पे आपको पत्र क्रमांक नहीं देखने को मिलेगा, बहुत यूनिक है। उसके बाद ऑफ कोर्स सी बात है जो विषय है, और फिर उसके बाद आपको जो भी मतलब जो है आप इशू करते हो, क्योंकि जो भी व्यावसायिक पत्र होता है ना वो इस पे लिखा जाता है, ताकि ऑफिशियल जो है चीज़ें मेंटेन रह सकें, और जिसने इशू किया है ऑफ कोर्स फिर उसका लास्ट में सिग्नेचर हो वो। तो बहुत ईज़ी सा है, मैं हम आगे बताएँगे आपको, समझ जाएँगे आप। तो पत्र के सबसे ऊपर वाले भाग में प्रतिष्ठान या संस्था का नाम बहुत सुंदर ढंग से मोटे अक्षरों में तथा उसके नीचे कार्यालय आदि का पत्ती छोटे अक्षरों में छपा रहता है। ऑफ कोर्स सी बात है, मैं आपको एग्जांपल अगर बता दूं तो यहाँ पे मतलब बहुत ब्यूटीफुली लिखा हुआ होता है, मतलब ऐसा लगना चाहिए आ हा हा क्या कंपनी है। नीचे छोटे छोटे शब्दों में ऑफ कोर्स सी बात है कि नीचे जो है पता लिखा रहेगा। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पत्र के बाई और पत्र संख्या लिखा रहता है। ठीक है,
ठीक है, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि पत्र संख्या जैसे कि रेफरेंस नंबर, एनटी, एस्टैब्लिश, मतलब कुछ भी लिख दीजिएगा, ऐसा-ऐसा करके आपको ईज़ी सा है, कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, तो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी भाषा भी कैसी होती है, सरल होती है, सुबोध होती है, सिंपल सी हर भाषा चाहे कार्यलाई में हो, चाहे व्यावसायिक में हो, भाषा सरल सुबोध ही रहेगी, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन पत्रों में ऐसी भाषा का प्रयोग होता है जो आसानी से समझ में आ जाए। व्यावसायिक पत्रों में व्यापार की परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, बिज़नेस रिलेटेड टर्म्स यूज़ होंगे इसमें। अन्य सरकारी अगर हम पत्रों की भाषा की तरह इन पत्रों में भी लक्षणा, व्यंजना, व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए, ठीक है? ऑफ कोर्स सी बात है, व्यंजना, लक्षणा, मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, जैसे कि आप अलंकार का प्रयोग करते हो, ताना कस रहे हो, किसी के ऊपर व्यंग कर रहे हो, वैसा नहीं करना है। जो भी कहना है ना ज़्यादा उसको विस्तृत करना है और ना ज़्यादा संक्षिप्त, मतलब इतना भी शॉर्ट में नहीं कि हाँ, कर दो। क्या कर दो कुछ पता ही नहीं। तो संक्षिप्त इतना भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा विस्तृत होना चाहिए। बिल्कुल जो है बात को इस सब नपी-तुली भाषा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, ताकि जो है क्या कहते हैं, पता हो सके कि करना क्या है, ठीक है? अनुच्छेद छोटे होने चाहिए, पंक्ति के अंत में शब्द विभाजन से बचना चाहिए, ठीक है? पत्र साफ-साफ लिखा जाना चाहिए। जहाँ तक शब्द सीमा की बात है तो वो निश्चित नहीं होती, ठीक है? डिफरेंट होती है, डिपेंड करती है किसी 50 से 500 तक वर्ड्स के, जो डिपेंड करता है कि मैसेज कितना बड़ा है, जो मैसेज इशू करना है, सबको इशू करना है ऑफिस में, ठीक है, या फिर किसी एक पर्सन को इशू करना है, वो सब डिपेंड करता है। जहाँ तक कि कोई मतलब इसमें निश्चित नहीं है, आजकल जो है टाइप करके भेजे जाते हैं, ठीक है, अक्सर सी बात है। तो आजकल तो इतना ज़्यादा कोई लेटर भेजता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है टाइप कर दिया जाता है और नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है कि कोई देखेगा नहीं, अगर जीमेल खोलकर तो नोटिस पे पढ़ लेगा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी भी व्यापारिक संस्थान के लिए पत्राचार और उसके लिए प्रभावशाली पत्र लेखन की कला उसकी व्यापारिक कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के अंदर, एक कंपनी के अंदर, क्योंकि छोटी-मोटी कंपनियाँ नहीं, बहुत छोटी रही जो शॉप वगैरह रही, वहाँ तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर एक कंपनी एस्टेब्लिश्ड है, तो वहाँ पर कोई बॉस कोई लेटर इश्यू कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरत है एक तरीके की व्यावसायिक पत्र की। जैसे इसकी कोई वर्ड लिमिट नहीं होती, वैसे इसकी कोई विषय की लिमिट नहीं होती, कोई भी विषय पे बनाया जा सकता है, ठीक है? व्यापारिक कार्य में बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे कि पूछताछ करना है, आयात-निर्यात करना है, ठीक है? ऑर्डर रद्द करना है, बाज़ार भाव की जानकारी लेना है, माल पहुँचने पर धन्यवाद कहना है, ठीक है? माल खराब होने पे शिकायत करना है, या फिर बोलना है कि नहीं, हम नहीं लेंगे ऑर्डर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें जो है यूज़ कर सकते हो आप। कि क्या चीज़ को यूज़ कर सकते हो? हमारा जो ये ऑर्डर है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, व्यावसायिक पत्र को। देखिए, इसका महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंस देख लीजिए, समय की बचत करना है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अगर आपने क्या कहते हैं किसी भी पर्सन को आप कोई पत्र लिख रहे हो, व्यावसायिक पत्र लिख रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अपना टाइम सेव करना चाहते हो, आपने जो है इसको पत्र लिखा, उसको पत्र लिखा, उसको पत्र लिखा। आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी के कारण आप जीमेल कर सकते हो, ठीक है? तो डेफिनेटली मतलब आप टाइम सेव करना चाहते हो, पैसों की बचत करना चाहते हो, उद्योगों से निकटता आती है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपस में, मैंने आपको बताया, बिज़नेस हाउसेस कभी एक-दूसरे को ऐसी ही, मतलब क्या कहते हैं, ईद त्योहार पे, ठीक है, ऐसे मतलब त्योहारों पे जो एक दूसरे को क्या कहते हैं, लिखते रहते हैं पत्र, ठीक है? तो ऐसा भी होता है कभी कभी, जरूरी नहीं है कि हर पत्र जो है वो व्यवसाय से संबंधित हो, कभी कभी आपस में बिजनेस हाउसेस एक दूसरे से क्या कहते हैं निकटता बनाने के लिए भी इस तरीके के पत्र को लिखते हैं। विवाद की अस्थिति में प्रमाण होते हैं, ठीक है? विवाद की अस्थिति में प्रमाण होते हैं। अगर कोई भी है ना, कोई भी दोनों के बीच में कोई भी क्या कहते हैं बाद में चल के विवाद हो गया, ठीक है, तो उसके स्थिति में आपको जो है क्या कहते हैं, आपका प्रूफ तो रहेगा कि मैंने ये लिखा था, आपने क्या भेज दिया, ठीक है? माल या सामग्री आपको जो बेचना है वो चीज़ के लिए व्यापारिक शाख बढ़ती जाती है। ऑफ कोर्स सी बात है, आपको बिजनेस बढ़ाना रहता है, एक्सपांड करना रहता है। विवाद या भ्रम का निवारण होता है, ठीक है? प्रचार या विज्ञापन में पत्रों से मदद मिलती है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें, व्यावसायिक पत्र का उद्देश्य क्या है, तो इसमें हमने आपको पहले बता दिया, व्यवसाय में वृद्धि करना, ग्राहकों की वृद्धि, विज्ञापन दाता द्वारा अपनी शाख बढ़ाने में वृद्धि, ग्राहकों की शिकायतें सुलझाने में मदद दिलाना, और उधार वापसी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप लिख सकते हो। लेन देन बिना किसी रुकावट से चलना, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए आप लिख सकते हो व्यावसायिक पत्र। एक एग्जाम्पल दिया है, हमें वो प्रैक्टिस देख लेते हैं। पुस्तकों के संबंध में पूछताछ, तो आपको जो है बताया गया है, एक नाम भी दिया गया है, मामन चंद्र, हुकुम चंद्र, प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता, रेलवे रोड, इसका पूरा एड्रेस दिया हुआ है, पानीपत की ओर से, किसको भेजना है, सर्वश्री गुप्ता प्रकाशन, रेलवे रोड, शिमला। तो ये कहाँ पर है, ये मतलब क्या कहते हैं, पानीपत में है, शिमला में लेटर जा रहा है।
उनके द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकों को क्रय करने के लिए जो है क्या कहते हैं आपको पत्र लिखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप जो है क्या कहते हैं ये लिख रहे हो, फिर अपना टेलीफोन लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी तरफ से लेटर हेड जा रहा है ना। जैसे कि मतलब मैंने आपको क्या बताया, आपकी तरफ से लेटर हेड जा रहा है तो आपका नाम यहाँ पर ऊपर आएगा, ठीक है। ये आप ऐसी लाइन बना सकते हो यहाँ पर, ये आपका नाम और आपका एड्रेस जो है ना ये ऊपर आना चाहिए पूरा का पूरा। फिर आपका क्या कहते हैं डिटेल्स भी ऊपर भी आ सकती है, ये ज़रूरी नहीं इसके नीचे ही आ जाए, ठीक है। तो सब कुछ आपका यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया जो पेज क्रमांक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेज क्रमांक को आपको लिखना ही है। फिर जिसको एड्रेस कर रहे हो, एड्रेस जिसको कर रहे हो उसको तो लिखना ही है नाम उसका कि किसको एड्रेस कर रहे हो। तो सर्व श्री गुप्ता प्रकाशन, रेलवे रोड, शिमला, विषय डालना ही है। पुस्तकों के संबंध में पूछताछ करना है, तो ये विषय आपका पेपर में आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। प्रिय महोदय, ठीक है, थोड़ा सा आप मतलब आपको इतना फॉर्मल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप थोड़ा सा बिजनेस हाउस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। तो जैसे कि हम कहते हैं ना गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे हेल्थ एंड वेल्थ में हो, ठीक है, वेल्थ नहीं लिखते, होप यू आर इन गुड हेल्थ, ठीक है। तो प्रिय महोदय, हम आपके द्वारा प्रकाशित निम्न पुस्तकों को क्रय करना चाहते हैं, मतलब कौन सी बातें खरीदना चाहते हैं, व्यापारिक संगठन, मतलब बुक्स के नाम लिख देना है, ठीक है। तो पूरा प्रॉपरली लिखना है। सामने वाले ने अधूरी बुक्स भेजा, ठीक है, तो आपके पास प्रूफ तो रहेगा मैंने आपको ये भेजा था, पत्र है, ठीक है। तो आपने अब बुक्स के नाम लिख दिए, लेखक ओपी गुप्ता, ये लेखक है, कितने रुपए की है ये भी लिखना है यहाँ पर रुपए का। आप इससे थोड़ा और अच्छा भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ऐसी। यहाँ पर आप टेबल बना सकते हो, यहाँ पर प्राइस लिखिए, फिर राइटर का नाम लिखिए, सब कर सकते हो। कृपया पुस्तकों की उपलब्धि, मूल्य, व्यापारिक वैधता एवं भुगतान की शर्तें आदि लिख कर तुरंत भेजें, जिससे कि आपके शीघ्र यह आदेश भेजा जा सके। तो ऑर्डर मतलब आप दोगे ना, तो इसलिए आपको क्या कहते हैं, आप बोल रहे हो कि ऑर्डर देने के लिए आप क्या करो, जल्दी ही मुझे बताइए कि आपके पास कितना मतलब कितनी उपलब्धि है, कितना मूल्य है, क्या क्या है, आप हमें लिख कर भेजिए, ठीक है। तो है ना मतलब आप बोल रहे हो कि पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, मतलब आपने जो पत्र लिखा है उसका उत्तर की आप प्रतीक्षा कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो, हमें जल्दी से चाहिए, ओके। आपने यहाँ पर लिख दिया भवदिया, आपका जो है नाम यहाँ पर आपने लिख दिया राजेश शर्मा, ठीक है, और आपने प्रबंधक मतलब आप कौन हो उसका आपने डेजिग्नेशन दे दिया। इतना इजी है व्यावसायिक पत्र, समझ में आ गया व्यावसायिक पत्र। अब सामने वाले ने आपको क्या दिया पत्र में, मतलब उत्तर दे दिया कि हमें ना इतना इतना है और आप आपको ऑर्डर देना है। तो ऑर्डर देने का पत्र कैसा है वो भी देख लेते हैं। वस्तु खरीदने के लिए अनुरोध पत्र, तो इसको हम कहते हैं ऑफ कोर्स ऑर्डर लेटर, की ऑर्डर आता है सामने वाले की तरफ से जो बिजनेस हाउस है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स ये बात है, आपकी डिटेल्स आएगी ऊपर, सारी की सारी डिटेल्स आएगी, आपका जो नाम है, आपकी कंपनी है, आपका जो है एड्रेस है, वो सब कुछ ऊपर आ जाएगा। और छोटे छोटे शब्दों ये जो रहेगा ना थोड़ा बड़ा शब्दों में रहेगा जो आपकी कंपनी का नाम है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें थोड़ी छोटी-छोटी रहेंगी। यहाँ पर आपका लेटर हेड का जो क्रमांक है वो बहुत ज़रूरी है। फिर सर्वश्री गुप्ता प्रकाशक एवं मतलब जिसको आप संबोधित कर रहे हो सामने वाले को, उसको जो है क्या कहते हैं आप संबोधित करिए, उनका एड्रेस लिखिए, विषय लिखिए। विषय मतलब माल मँगाने का आदेश, तो ये आप ऑर्डर लेटर दे रहे हो, ठीक है। प्रिय महोदया आप बोलोगे, आप हमें आपका पत्र, तो आप उसको रेफ़रेंस में बताओगे। हमें आपका पत्र संख्या 234 जिस दिनांक को प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो है मतलब आपने बताया कि हमें इतना इतना मूल्य खर्चा लगेगा, उसने आपको उत्तर दिया, ठीक है। तो आपने बताया मुझे इतना इतना मूल्य लगेगा, ठीक है, 2000 रुपये लगेंगे, ठीक है, सपोज कर लीजिए। तो आपने कहा ठीक है, कृपया निम्नलिखित माल आप तुरंत सवारी गाड़ी में से भेजने का कष्ट करें, तो जल्दी से आप भेज दीजिए, ठीक है। आपने लिख दिया इतना इतना माल मुझे चाहिए, ठीक है, ये 50 रुपये का है तो ये मुझे 20 पुस्तक चाहिए, ये इतनी सारी पुस्तक मुझे चाहिए, ठीक है, सारी आपने लिख दी। वहाँ पर उसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पुस्तक मंगा रहे हो तो पुस्तक के अंदर कौन सा राइटर है, क्योंकि नाम सेम होते हैं राइटर अलग अलग होते हैं, वो मेंशन करना। मूल्य कितना है वो मेंशन करना, कितनी चाहिए वो मेंशन करना। और आपने थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने हैं तो दे दीजिएगा। माल भेजते समय माल की पैकिंग पॉलीथीन के कागज़ के ऊपर नए टाट का बोरा लपेट कर की जानी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा ही हो गया, बट कहने का मतलब ये है कि आपकी मर्ज़ी है, करना है तो आप लिख सकते हो, ताकि माल को रास्ते में ऑफ कोर्स ये बात है बिकॉज़ माल अगर भेज दिया गया, पॉलीथीन नहीं लपटी गई, बारिश का मौसम है, क्या कहते हैं, बुक्स भीग गई, बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। माल की पैकिंग निःशुल्क होगी जैसा आपके पत्र में लिखा गया था, मतलब माल की पैकिंग के हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देंगे। और देखिए कभी भी क्या होता है कि जब माल आता है, माल मतलब जो ऑर्डर होता है, जब वो आता है प्रोसेस होकर, उससे पहले बिल्टी आती है, ठीक है। बिल्टी मतलब एक तरीके की रिसिप्ट होती है जो कि क्या कहते हैं भेजी जाती है, जैसे कि वहां से अगर माल चढ़ा दिया गया ट्रांसपोर्ट में, जब तक कि पेमेंट नहीं करते, ठीक है, जो बिजनेस हाउस है वो पेमेंट नहीं करते, बिल्टी भेजी जाती है, बिल्टी जब आ जाती है तभी पेमेंट होता है, ठीक है।
तो क्या होता है, बिल्टी पंजाब नेशनल बैंक शिमला के माध्यम से भेजी जानी चाहिए, क्योंकि माल के मूल्य का भुगतान माल की प्राप्ति से पहले कर दिया जाएगा। तो बिल्टी आप भेज दीजिएगा, मतलब बिल्टी जैसे मिलती है वैसे ही क्या कहते हैं इंसान जो है पेमेंट कर देता है। और माल सवारी गाड़ी से तुरंत भेज दिया जाए, क्योंकि इन दिनों पुस्तकों की काफ़ी मांग चल रही है। मतलब अर्जेंट है, ऐसा नहीं है कि आप आराम से 2-3 महीने बाद भेजेंगे। हमें आशा है कि आप हमारे इस आदेश पर शीघ्र ध्यान देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने जो है उनको लिख दिया। तो ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के। बहुत ईज़ी सा था। बहुत मतलब इसमें कुछ इतनी बड़ी बात है नहीं, आप आराम से लिख लोगे। तो ये आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। फिर लास्ट में ऑफ कोर्स ही बात है कि आप लिखोगे कि माल तुरंत भेजेंगे, सॉरी माल भेजेंगे नहीं आएगा वैसे। हाँ, मतलब उसको कंटिन्यू करते हैं सेंटेंस को, कि आपने जो है क्या कहते हैं सिचुएशन को समझ लिया है, मतलब स्थिति को समझ लिया है, और अब आप माल जो है तुरंत भेजेंगे। तो भवदिया आपको अपना नाम ज़रूर मेंशन करना है। आपका जो नाम है, आपका जो पता वता तो ऊपर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पता ऊपर, फ़ोन नंबर सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट लगता है आज के टाइम पे। आप ऊपर जीमेल आईडी भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे आपने डाल दिया आपका जो है प्रबंधक हो आप, ठीक है, आपने ये मेंशन कर दिया। तो अक्सर क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी में जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है वही ऑर्डर बना देता है। ठीक है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट ऑर्डर बना सकते हैं, तो आप कोई भी मेंशन कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका हो, और अगर आपने इसके पहले वाले जो दोनों तीनों वीडियोस है वो देख लिए हैं, तो आपका मतलब हो गया है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड। ठीक है, सेकंड चैप्टर के साथ मैं आती हूँ। सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे बहुत शॉर्ट में, और कोई बड़ा चैप्टर है नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक वन शॉट रिवीजन वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें सारा टॉपिक्स जो है शॉर्ट में एक बार डिस्कस करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, और फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है मतलब आपके लिए कल की जो है पूरी प्रिपरेशन जो है आपकी हो जाएगी। तो हम मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।